आपने पदयात्रा किया और उस पदयात्रा का परिणाम क्या निकला? धीरे धीरे आप राजनीतिक रंग में आए, कुछ वैसे लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं जो माफिया हैं, बिल्डर हैं, शराब माफिया हैं। उन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए आपने एक दांव चल दिया कि हम सत्ता में आए तो शराबबंदी कराएं। एक ज्वलंत मुद्दा है जातिगत जनगणना। हमारी मांग है, हमारी पार्टी ने, बाबू लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी ने लगातार देश भर में जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है कि देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कौन पार्टी किस क्या बोलती है उससे हमें मतलब नहीं। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, पूरे देश भर में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं युवा कनेक्शन। आज हम जो है एक ऐसे ही छात्र नेता जिनका नाम है उमर ताज, उससे जो है कुछ बातचीत करेंगे। ये वर्तमान में जो है राजद के भी जो है छात्र नेता हैं। उमर ताज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे युवा कनेक्शन चैनल पर। धन्यवाद आदित्य जी। आप पुराने पत्रकार के तौर पर एक नौजवान हैं और आपका शुक्रिया युवा कनेक्शन का। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। क्या माहौल चल रहा है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंदर में, पहले ये बताइए। हमसे बेहतर तो आप बता पाएंगे कि आप पत्रकार हैं, एक आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कैंपस के में रहते हैं। जो वस्तु स्थिति विश्वविद्यालय की है पूरी तरह से अभी जो करंट सिचुएशन पिछले 1-2 दिन में हुई है कि यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन पूरी तरह से जलमग्न है, छात्रावास खाली करा दिए गए हैं, पीजी गर्ल्स हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी के कॉलोनीज़ जो हैं वो खाली करा दिए। और वर्तमान शैक्षणिक स्थिति पर तो हर कोई अवगत है कि हो क्या रहा है। यहाँ का जो है वेबसाइट तक बंद रहता है, पानी यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई फाइल जो है बह जाएगा, क्या होगा, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और आप जो है छात्र राजद से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है छात्र राजद जो है कैंपस के अंदर में खामोश है। इस लचर व्यवस्था के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मैं छात्र राजद के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है मैं ईमानदारी से उसे निभा रहा हूं। जो वस्तु स्थिति है उस पर मुखर होकर और खुलकर अपनी बातें, चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लोगों तक हो, अधिकारियों तक हो, जिस भी माध्यम से हो, हमने पहुंचाया है। रही बात छात्र राजद क्या कर रहा है तो वह नेतृत्व जाने, नेतृत्व को तय करना है कि वो कैसे डील करना चाहते हैं विश्वविद्यालय के छात्रों की परेशानी को, यहाँ के शिक्षकों की तकलीफ़ों को, शिक्षेतर कर्मचारियों की तकलीफ़ों को वो कैसे डील करना चाहते हैं वो जाने। और हम लगातार विश्वविद्यालय के अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं, चाहे वह पेंडिंग मामले हो, छात्र दरबार हो, लोकपाल की नियुक्ति हो और विभिन्न तरह के जो आरोपें लगी हैं। पिछले दिनों बताया गया कि इस्टेब्लिश डे के दिन विश्वविद्यालय में गिने चुने लोगों को अवार्ड दिया गया, किसी को जिनके ऊपर विभिन्न तरह के आरोप रहे थे। आपको एक याद होगा विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज बीएन कॉलेज के कि वहाँ के प्रोफेसर इंचार्ज ने एक सीनेटर बनाया, स्टूडेंट कोटे से जो सीनेटर बने, उस सीनेटर को किस आधार पर बनाया गया। हमने जो डॉक्यूमेंट पेश किया रजिस्ट्रार के पास, उस रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स में खामियां थी। जिस तरह से टॉपर ही 95% में हुआ था पूरे बिहार भर में, उसको आपने स्टेट टॉपर से भी ज़्यादा अंक बताकर उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का सीनेटर बना दिया। किस आधार पर? और कार्रवाई नहीं हुई। बदले में क्या मिला? बेहतर प्रोफेसर इंचार्ज होने का तोहफा मिला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है विश्वविद्यालय के लिए कि जो कर्मचारी या जो प्रोफेसर इंचार्ज ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं उनके आत्मा को ठेस पहुंचा है। ये हम जहां तक समझते हैं। दूसरी बात, हम कल एक पेपर पढ़े थे दैनिक भास्कर, उसमें एक एनालिसिस था कि 3 महाविद्यालय हैं कि यहाँ पर प्राचार्य की जो नियुक्ति हुई है इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है। सीनियर को दरकिनार करके जूनियर को बनाया गया है। इन चीज़ों को लगता है कि अगर हम काम कर रहे हैं और हम वरीय हैं, हमें जब जवाबदेही हमारी नहीं मिल पा रही है तो लगता है कि काम करने से उचित नहीं है जैसे चल रहा है। आप उदाहरण के तौर पर मुकेश सिंह को आपने प्राचार्य बनाया BASM कॉलेज, रफ़ीकुल हसन साहब उनके प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको PG भेज दिया गया और उनको वहाँ पर प्रिंसिपल बना दिया गया। मारवाड़ी कॉलेज हैं, उसी तरह से आप मारवाड़ी कॉलेज देख लीजिए, TNV कॉलेज में SN पांडे से हैं, उनके लिए अर्चना साहब दावेदार थी, वरीय हैं और अच्छा खासा उनके लिए विवाद हुआ। इसके वजह से पूर्व DSW योगेंद्र महतो ने इस्तीफ़ा तक दे दिया कि हम आपको 7 दिन का दे रहे हैं, बात आप अपना अनशन तोड़ दें, मैं आपको प्रिंसिपल बनाने की भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन क्या हुआ? उन्हें प्रोक्टर बना दिया गया, विश्वविद्यालय बुला लिया गया, अधिकारी बना दिया गया। ये चीज़ें विश्वविद्यालय के लिए ठीक नहीं है।
और हम एक छात्र नेता होने के नाते हमें भी लगता है दिल में कि एक समय हुआ करता था जब हम लोग अपने पीक आवर में स्टूडेंट यहाँ के कंटिन्यू क्लास करने आते थे, तो लगातार तमाम छात्र संगठन या वो खास करके छात्र राजद यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय रहा था। किसी भी ज्वलंत मुद्दे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हमेशा हल्ला बोलता था। लेकिन पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है, हम में कमी है या हमारे लोगों में कमी है कि हम इन चीज़ों को ना अधिकारियों के सामने ना अखबारों के माध्यम से ठोस तरह से उठा नहीं पाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने प्रशांत किशोर जो है वो खास तौर पे युवाओं को जो है बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? आने वाले 2025 में छात्र नेताओं की क्या कुछ भूमिका रहेगी? इन तमाम बातों को आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? यही चीज़ें प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहे लोग कोई पेटेंट समाजवादी लोग नहीं हैं या फिर एक राजनीतिक परिवार से कोई नहीं आते हैं। जो भी उनके साथ हैं वो पेड वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। आप और हम BHU या फिर काशी विश्वविद्यालय से जहाँ से भी पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, IIT बॉम्बे, IIM से पढ़े हुए नौजवान आपको इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, आपको इस तरह से अपने पक्ष में कर रहे हैं कि आप आइए, चुनाव लड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपको जो है विधायक बनाएंगे। विधायक बनना आसान इतनी चीज़ें नहीं है कि हम आएंगे, नॉमिनेशन भर देंगे और विधायक बन जाएंगे। हमने पार्टी को, हमने राष्ट्रीय जनता दल को अपना 10 साल समय दिया है। हमने भी कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने हमें टिकट दिया तो स्वाभाविक है चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बाकी विचार किया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिन कामों को लेकर आगे बढ़े हैं, ये साफ शब्दों में जिस तरह ओवैसी के ऊपर कहा जाता है वो बी टीम है, तो उसी की तरह एक दायां में है छोटा भाई, एक महिला भाई, दोनों को साथ रखा, बीच में बड़ा भाई। भाजपा पूरी तरह से इन दोनों को चलाकर समाजवादी ताकतों को, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, सेकुलर समाज और या सेकुलर जमात को कमज़ोर करने के लिए सिर्फ एक हथकंडा प्रशांत किशोर के रूप में अपनाया गया है, जो हम नहीं समझते हैं। लोगों ने कहा कि हम 243 सीटों पर सरकार बना लेंगे, आएंगे, शराबबंदी खत्म कर देंगे, 40 सीटों पर। गांधी की तस्वीर लगा करके शराब चालू करने के बाद जिस गांधी ने कल्पना की कि शराब से समाज में बुराइयां फैल रही हैं, आपने उससे तस्वीर को लेकर आपने पदयात्रा किया और उस पदयात्रा का परिणाम क्या निकला? धीरे धीरे आप राजनीतिक रंग में आए, कुछ वैसे लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं जो माफिया हैं, बिल्डर हैं, शराब माफिया हैं। उन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए आपने एक दांव चल दिया कि हम सत्ता में आए तो शराबबंदी कराएंगे। इस तरह से आप चाहते हैं कि फंडिंग की उगाही हो जाए, हम समाजवादी जमात को कमज़ोर कर दें और नौजवानों को पूरी तरह से एक समझा जाए कि गुमराह करने का तरीका बना लिया गया है, कि नौजवानों को एक स्वप्न दिखाया जा रहा है कि नहीं, तुम आओगे हमारे साथ तो हम तुमको विधायक बनाएंगे। RJD क्या दिया है, जदयू क्या दिया है, फलना क्या दिया, इन चीज़ों को हमें क्या दिया। हम बस इतना जानते हैं कि हम बाबू लालू प्रसाद के समर्थक हैं, उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। किसी भी परिस्थिति में हम सामंतवादी या उनसे संबंध रखे हुए लोगों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। और रही बात छात्र नेताओं और नौजवानों के आने वाले 2025 के भूमिका में, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की भूमि रही है। स्वामी विवेकानंद को मानने और पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा था युवाओं को आगे आना चाहिए। हम समझते हैं कि 2025 का चुनाव है, हम नौजवान 25 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नई सरकार गठन करने के लिए, ताकि इस राज्य का जो विकास रुका हुआ है, जहां लगातार पुलिया गिर जा रही है, उस पुलिया को गिरने वाले और गिराने वाले लोगों पर कार्रवाई हो सके, इसके लिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नौजवान साथ आएंगे और राज्य में एक जन कल्याणकारी सरकार बनाएंगे, और ये सब नौजवानों के साथ आने से हो सकता है। एक अंतिम सवाल मेरा कि जो है अभी हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। अगर हम कहें तो राहुल गांधी जो है वो जातीय जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा जाए तो मुस्लिमों के साथ अधिकारों को लेकर के भी कई तरह की बातें जो है वो सामने आई। ये तमाम राष्ट्रीय मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़े हुए हैं और भविष्य में जो है इसको लेकर के जो है राजनीति और भी तेज़ होने वाली है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? 1 नेशन इलेक्शन, जातीय जनगणना, इन तमाम मुद्दे को। हमने कल दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें बताया गया कि 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के साथ ही तमाम स्टेटों में चुनाव कराए जाएंगे विधानसभा के। सबसे बड़ा कार्यकाल अगर होगा तो अभी जहां चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में
और एक जगह और के हैं, कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर बिहार में 7 महीने 3 साल 7 महीने का कार्यकाल होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कराने के लिए हमारी पार्टी ने जो सहमति दिखी, हमने रिपोर्ट्स में देखा कि हमारी पार्टी ने अपनी सहमति जताई है कि कराया जाए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग सा रुआब पैदा हो जाएगा कि हम चुने, और चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी एक अलग अलग हिंदू मुस्लिम जैसे धार्मिक मुद्दों को लाकर चुनाव लड़ती हैं, और इन चीज़ों से लोग जनता को नुकसान होगा। रही बात, आपने कहा कि वक्फ एक ज्वलंत मुद्दा है, जातिगत जनगणना। हमारी मांग है, हमारी पार्टी ने, बाबू लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी ने लगातार देश भर में जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है कि देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कौन पार्टी क्या बोलती है उससे हमें मतलब नहीं। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, पूरे देश भर में हो। हमने आंदोलन भी पिछले दिनों किया है, इसके लिए धरना दिया था। और रही बात अगली कि अभी प्रशांत किशोर का आपने बात किया कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम मुसलमानों को हक दिलाना चाहते हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, बेरोज़गार रह जाते हैं, पंचर बनाते हैं, ये करते हैं। भाई, मुसलमानों के जो सबसे बड़े वक्फ हुए वो वोट नहीं था, वक्फ था। वक्फ को जो ज़मीन दिया गया है, वो ज़मीन किन की थी? प्रधानमंत्री जी के घर से लाए थे? नहीं ना। ये ज़मीनें हमारे बाप दादाओं ने जो आपको वक्फ किया था, वो ज़मीनें हैं। आज उन मुद्दों पर प्रशांत किशोर या उनके संगठन के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? फिर चुप क्यों हैं? हमारी संपत्ति है भाई, हम पर आपका अधिकार किस बात का? आप मंदिर के पास संपत्ति है, मस्जिदों के पास संपत्ति है, मठ के पास है, गुरुद्वारों के पास है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किस आधार पर? या जातीय द्वेष फैलाकर देश में राजनीति करना चाहते हैं, या जातीय द्वेष फैलाकर देश में सत्ता में बने रहना चाहते हैं, या सीधे सीधे देश के संघीय ढांचा पर, वक्फ की संपत्ति के साथ छेड़छाड़, संघीय ढांचा पर छेड़छाड़ है कि किसी भी व्यक्ति के संपत्ति पर, यह सरकारी संपत्ति है नहीं, वो जो ज़मीन हमारी ज़मीन है, हमारा कोई विरासत नहीं है, आदित्य जी हम आपको दे देते हैं, आप रखिए। हमने आपको रजिस्ट्री कर दिया, आपके नाम से कर दिया, वक्फ कर दिया। उसी तरह से एक सरकार, एक संस्था है, गरीबों को हमारी वक्फ काम आती है कि ये ज़मीनें कोई काम की नहीं है, हम अपनी वक्फ को दे देते हैं, ये अपनी सुविधाओं के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। फिर सरकार इसमें दखल अंदाजी क्यों? एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि फलना देश का स्क्वायर फीट वक्फ की संपत्ति से कम है। मतलब 3800 कुछ स्क्वायर फीट का, 38,000 जो हमने देखा है जी न्यूज़ के रिपोर्ट्स में देख रहे थे कि बताया गया कि इतनी संपत्ति है उसकी। तो संपत्ति है तो आपको किस बात की तकलीफ़ है? हमने ऐसा तो नहीं कहा कि इस पर हॉस्पिटल नहीं बनाइए, हमने ऐसा नहीं कहा कि कॉलेज नहीं बनाइए। जो सार्वजनिक और जन कल्याणकारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, वक्फ और हमारी समाज हमेशा आपके साथ खड़ी रही है। इन चीज़ों को, वक्फ की संपत्ति, हम समझते हैं कि वक्फ पर मुद्दे पर प्रशांत किशोर का ना बोलना कहीं ना कहीं दोहराता है, दिखाता है कि आप मुसलमानों को राजनीतिक रूप से बांझपन का करना चाहते हैं, बांझ बना देना चाहते हैं। जो भी पार्टियां हमें थोड़ी सी तरजीह और इज्जत देती हैं, आप हमें राजनीतिक तौर पर बेसहारा कर देना चाहते हैं। इसी मुद्दे से आए हैं। और राहुल गांधी की बात रही, राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता देश के हैं। पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री आए थे भागलपुर, उन्होंने एक शब्द कह दिया कि राहुल गांधी फलना हैं। तो इन चीज़ों पर हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए कि पूर्व मोदी जी, आप बताइए कि दिल से बिट्टू जी को माफ़ कर पाएंगे? कि आपके पार्टी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। बताइए, अफसोस की बात, नेता प्रतिपक्ष, लीडर अपोजिशन, वो लीडर अपोजिशन 140 करोड़ देश के बड़े देश का लीडर अपोजिशन, आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। ये किसका अपमान है भाई? विपक्ष का अपमान नहीं, बल्कि इस पूरे देश का है कि जिनकी आवाज़, आपको 30% वोट मिले होंगे, 70% आपके विपक्ष में वोट गिरने के बाद उस 70% लोगों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को आप आतंकवादी कह रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। ऐसे नेताओं पर हम मांग करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर कार्रवाई करें, अपने कैबिनेट से बर्खास्त करें। ऐसे लोगों से देश के नाम और छवि दोनों धूमिल होती हैं। चूँकि छात्र नेताओं के पास में काफ़ी कुछ बोलने के लिए होता है, इतने कम समय में जो है सारे बातों को नहीं लिया जा सकता है। हम पुनः कोशिश करेंगे इनसे जो है और विस्तृत बातचीत करने के लिए। तब तक आप हमारे जो है वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।